से ही सरकार बनती है तो क्या संभावनाएं रह सकती हैं? ऐसी स्थिति की नौबत ही नहीं आएगी। आप वो चीज क्यों पूछ रहे हो मेरे से जो कल है नहीं। हम 100% अपने बलबूते पे गवर्नमेंट बनाएंगे। हमारी अकेली पार्टी जो है 50 से 55 से ऊपर सीटें जीत करके आएगी। अभय जी, अब जो सवाल हम करने जा रहे हैं वो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी हजका के बीच का मामला है, इनेलो से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप वरिष्ठ राजनेता हैं प्रदेश में, इंडियन नेशनल लोकदल के कद्दावर नेता हैं। गठबंधन को लेकर जो किचकिच मची हुई है, दोनों तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो आपसे भी निश्चित तौर पर छिपे नहीं होंगे। गठबंधन का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? क्या बीजेपी हजका के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं वो गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव मैदान में जाना चाहेगी? आपका तजुर्बा क्या बताता है सर? और इसमें आपको किसमें फायदा रहने वाला है, गठबंधन में या अगर इनका गठबंधन नहीं रहता है तो? ये इनका अपना फैसला है। इन्होंने इस बात पे फैसला करना है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और हजका के लोगों ने भी, हमने गठबंधन रखना है या तोड़ना है। लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। जहां तक कुलदीप का सवाल है, कुलदीप बिश्नोई कभी भी अपनी एक बात पे टिक करके नहीं रहा। इसने जिस किसी को भी अपना साथी बनाया उसके साथ धोखा किया और आज भी यही हालत है। तो मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन टिक पाएगा। कम से कम इस बात पे नहीं टिकेगा कि 45 सीट पे लड़े और ये कुलदीप को ये कहें कि हम तेरे को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करें। और जिस बात को लेकर के इनका गठबंधन हुआ, अगर वो सारी चीजें नहीं रहेगी तो फिर मान के चलो कि गठबंधन ही नहीं रहेगा। हमें गठबंधन रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी अब की बार इस विधानसभा के चुनाव के अंदर अपने दम के ऊपर बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अभय जी, चौधरी इसलिए इस बात का भरोसा है कि हमें एक मिनट बात सुने आप। हमें इसलिए इस बात पे भरोसा है कि हमने 10 साल लगातार अपोजिशन में रह करके लोगों की लड़ाई लड़ी है। जहां कहीं भी हरियाणा प्रदेश के किसी वर्ग के साथ सरकार ने कोई ज्यादती करने की कोशिश करी, हमारी पार्टी ने जाकर के उसका डट करके विरोध किया। ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आती थी और ना कोई और दूसरे दल आते थे। आज जब चुनाव आ गए तब तो सारे के सारे दावे करने लग गए, लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बात थी तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल था। अभय जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये बात भी आपसे छिपी हुई नहीं है। अब अखबार की सुर्खियों में बाकायदा ये बात है और उन्होंने खुद उचाना में अपने समर्थकों, अपने सहयोगियों के साथ बैठक की, अगली रणनीति बनाई। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, संभवतः 18 तारीख को हो जाएगी कैथल में जो वो रैली करने जा रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी को इससे ताकत मिलेगी? और बहुत सारे विश्लेषक जब विश्लेषण करते हैं प्रदेश की सियासत का तो वो ये भी समझते हैं कि इससे इनेलो को थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी के पास जो एक जाट चेहरे की कमी थी वो जाट चेहरा पूरा हो रहा है। आपका आकलन क्या है अभय चौटाला जी? अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह इतने ही ताकतवर नेता होते तो फिर मान करके चलो कांग्रेस पार्टी उनको किसी कीमत में भी अपनी पार्टी से जाने नहीं देती। फिर वो उनको रोकने का प्रयास करती। उन्होंने एक दिन भी रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर ये जाना चाहें तो जाएं। आप ताकतवर की बात करते हो। लगातार इन्होंने 2 चुनाव लड़े पिछले विधानसभा के, दोनों चुनाव में हारे। अगर कदावर और ताकतवर नेता होते तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव नहीं हारते, फिर चुनाव जीतते। ठीक है। ये तो केवल और केवल जी एक दिमाग बना करके बैठे थे कि मैंने इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री एमएलए बनाते हैं। कोई ये सोच ले कि मैंने मुख्यमंत्री बनना है तो ऐसी सोच तो बहुत से लोग रखते हैं कि मैंने अगला मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री वही बनता है जिसके साथ लोग हों, जिसकी पार्टी के एमएलए ज्यादा जीत करके आए, जिस पे बहुमत हो, वो चीफ मिनिस्टर बनता है। ठीक है।
तो आपके आकलन के मुताबिक सर फिर क्या बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने वाला एक और चेहरा शामिल होने जा रहा है और जो लड़ाई अभी हम देख रहे हैं वो आने वाले दिनों में और तेज होगी? 100% नया चेहरा शामिल मुख्यमंत्री की दौड़ वाला ही है। ठीक है सर। ठीक है सर। जी आप सवाल करें। मैं ये पूछना चाहता था कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे इनेलो इस बारी एम्फोसिस करने वाली है, या इस बारी किन मुद्दों को लेके प्रदेश के चुनाव लड़े जाएंगे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है। यहाँ भ्रष्टाचार एक मुद्दा है इस प्रदेश में, कानून व्यवस्था एक मुद्दा है इस प्रदेश में, किसानों की बेशम कीमती जमीन को किस तरह से दफा 4 और 6 के नोटिस देकर के कौड़ियों के भाव बेचने पे मजबूर कर दिया, ये अपने आप में एक मुद्दा है। यहाँ पे आज इस प्रदेश की हालत बिहार से भी ज़्यादा खस्ता कर दी। यहाँ दलित लड़कियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, ये अपने आप में एक मुद्दा है। मुख्यमंत्री स्वयं एक मुद्दा है कि इस मुख्यमंत्री ने किस तरह से लोगों के सामने किस सफाई के साथ आज तक झूठ बोलने का काम किया है। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। मैं मुद्दे अगर आपको गिनाने लग जाऊंगा तो मेरी ख्याल कई घंटे लग जाएंगे। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आपकी बहुत से मुद्दे हैं, अबे जी, बेरोजगारी मुद्दा है, नौकरी मुद्दा है, अगर आपकी सरकार आती है, ये जो अपॉइंटमेंट्स की जा रही है, ये मुद्दे हैं। इनके कांग्रेस के लोग जो आरोप लगाकर छोड़ करके भाग रहे हैं, वो अपने आप में मुद्दे हैं। आपकी सरकार अगर बनती है तो क्या इन सारी चीजों पे कोई इंक्वायरी होगी? ये जो लैंड की जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है और तमाम सारे जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उसको लेके इनेलो का क्या स्टैंड रहेगा अगर आपकी सरकार बनती है? तो हमारी सरकार बनने के बाद हमारे पास जो भी कोई कंप्लेंट्स इनके अगेंस्ट आएगी, हम 100% उसकी इंक्वायरी करवाएंगे। और उसके इलावा भी बहुत सी ऐसी इन्होंने सरकार के अंदर बेकायदगियां करी है जिनकी इंक्वायरी सीधे रूप पे सरकार कराने का काम करेगी। अभय जी, आपके घोषणा पत्र पर अगर हम एक सरसरी निगाह डालें तो आपने पीड़ित किसानों और गरीबों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का वादा किया है। इनेलो सरकार में नहरी पानी का शुल्क खत्म किया जाएगा, किसानों को मुफ्त ट्यूबवेल देने का वादा है, बीमा योजना की शुरुआत का वादा है, किसानों को फसल खराब होने पर मुआवजा दिए जाने का वादा है, चौधरी देवीलाल आवास योजना शुरू होगी, छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे। ये जो आजकल हमारे प्रदेश में जो मामले चल रहे हैं, कंप्यूटर टीचर्स की मांगों को पूरा किया जाएगा, महिला सरकारी कर्मचारियों को 13 महीने का वेतन देने का वादा आप लोगों ने किया है, जमीन विवादों को सुलझाने के लिए कृषक आयोग बनाया जाएगा, ऐसा आपने कहा है। कुल मिलाकर एक लोक लुभावन घोषणा पत्र इंडियन नेशनल लोकदल ने जारी किया है। क्या पार्टी चुनावों के बाद बहुत गंभीरता से घोषणा पत्र को लागू करने की कोशिश करेगी, या जैसा बाकी राजनीतिक दल करते हैं कि चुनावों के लिए घोषणा पत्र बनता जरूर है लेकिन जब लागू करने की बात आती है तो 2, 4, 5 चीजों को ही जगह मिल पाती है? घोषणा पत्र बनाने और लागू करने को लेकर कितना गंभीर है इंडियन नेशनल लोकदल? हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहा जी। हमें जब कभी भी प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला, चाहे वो चौधरी देवीलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सेवा करने का मौका दिया लोगों ने, हमने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में जो बातें कही उनको पूर्ण रूप से लागू किया। आपको एक बड़ा उदाहरण बताता हूं जी। सन 1986 में हमने न्याय युद्ध शुरू किया। हरियाणा प्रदेश को कांग्रेस पार्टी की मौजूदा उस वक्त की सरकार ने गिरवी रख दिया था और चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में एक न्याय युद्ध शुरू हो गया। चौधरी देवीलाल ने जींद में एक बड़ी रैली करके घोषणा करी थी कि मैं 10,000 रुपए तक के किसान के कर्जे माफ करूंगा जी। बुढ़ापा पेंशन 100 रुपए माहवार बुजुर्गों को मान और सम्मान के रूप में दूंगा। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, आज दोनों स्वर्ग में। और चौधरी बंसीलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ना तो 10,000 तक के कर्जे माफ हो सकते, ना पेंशन दी जा सकती, सरकार के खजाने से इस तरह से पैसा नहीं दिया जा सकता, ये कोरी घोषणाएं हैं। लेकिन चौधरी देवीलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं कैबिनेट की मीटिंग बुलाऊंगा और कैबिनेट सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी से कहूंगा कि लिख करके